लखनऊ विधानसभा में खतरनाक विस्फोटक PATN मिलने के मामले में NIA, NSG और UP-ATS ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। कल शाम NIA, NSG और UP-ATS की संयुक्त जांच टीम ने विधानसभा के मेन हॉल की जांच की, जहां ये विस्फोटक मिला था। विधानसभा में CCTV फुटेज की पड़ताल भी हो रही है और इस मामले में कई गवाहों के बयान भी दर्ज हुए। 120B और 121A IPC की धारा और एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी विधानसभा में जो PATN विस्फोटक मिला था वो CM की कुर्सी से कुछ ही दूरी पर मौजूद नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी की कुर्सी के नीचे मिला था। बिहार में डिप्टी CM तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर महागठबंधन में दरार और बढ़ती जा रही है। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के सामने झुकने के मूड में नहीं है। लालू यादव ने कल साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लालू ने कहा, किसी के खिलाफ FIR होना इस्तीफे का कारण नहीं होता है। हम अपनी तरफ से गठबंधन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लालू यादव और बिहार के CM नीतीश कुमार से बातचीत वाली खबरों पर लालू ने कहा कि उनकी सोनिया गांधी से कोई बात नहीं हुई है। JDU ने तेजस्वी यादव को अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देने के लिए 4 दिन का वक्त दिया था, जो आज पूरा हो रहा है। बिहार के गठबंधन के मामले में, झगड़ा के मामले में माननीय सोनिया जी ने ये न्यूज चलाया जा रहा है, बड़ा बेधड़क, बड़ी लगता है कि लोग वहाँ बैठे हुए हैं लोग, कि सोनिया गांधी जी ने लालू यादव से बात किया और नीतीश कुमार जी से बात किया, बीच बचाव करना या क्या, इस तरह का न्यूज निकला है। हमसे माननीय सोनिया गांधी जी का इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। इसका मैं पूरी तरह से पुरजोर खंडन करता हूँ। उधर लालू से मुलाकात के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन अटूट है। महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन में कोई दरार नहीं है। जो लोग बीजेपी के लोग जो प्रफुल्लित हो रहे हैं, उनको प्रफुल्लित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद यादव का भी इस महागठबंधन में पूरा सम्मान है, नीतीश कुमार जी का भी पूरा सम्मान, मान और सम्मान है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया है। सिन्हा ने कहा, सिर्फ आरोप पर इस्तीफा क्यों? उन्होंने कहा, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है। कि सिर्फ आप आरोप के आधार पर किसी का इस्तीफा लेंगे तो क्या पहले ऐसा हुआ है? बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे दल ऐसे हैं और बहुत सारे सरकारें ऐसे नहीं हैं जिनमें लोग ना सिर्फ FIR बल्कि चार्जशीटेड भी रहे हैं और साथ ही साथ केस चलता रहा है और वो रहे अपने पद पे। और भी इतनी सी बात को तिल का ताड़ बनाया जा रहा। कश्मीर के हालात और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सरकार ने आज विपक्ष को जानकारी दी। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, CPM महासचिव सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, JDU के शरद यादव, NCP के तारिक अनवर और TMC के डेरेक ओब्रायन मौजूद थे। ये बैठक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के सत्र से पहले अहम मुद्दों को लेकर सहमति के लिए बुलाई गई थी। डोकला में चीन के साथ करीब 1 महीने से सीमा पर तनाव है, जबकि कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने 7 अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी थी। विपक्ष चीन के साथ विवाद और कश्मीर के हालात पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद बाबा बर्फानी के भक्तों ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है। 10 जुलाई को हुए इस हमले के बाद अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर रोज इजाफा ही होता गया है। यानी जिस दिन आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया, उस दिन 2430 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए निकले थे। हमले के ठीक अगले दिन श्रद्धालुओं की जो टोली रवाना हुई, उसमें ये संख्या बढ़कर 3289 हो गई। 12 जुलाई को ये संख्या बढ़कर 3500 हो गई। 13 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़कर 3789 हो गया और 14 जुलाई यानी कि कल यह आंकड़ा 4000 को पार कर गया। कल 4105 लोग पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून को हुई थी। तब से लेकर 14 जुलाई तक 1,86,853 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 10 जुलाई को आतंकवादियों ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की एक बस पर हमला किया था, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। आतंकियों का मकसद अमरनाथ यात्रियों में खौफ पैदा कर इस पवित्र यात्रा को बाधित करना था, लेकिन शिव भक्तों ने जिस हिम्मत का परिचय दिया है
उसने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर मुसलमानों को धमकी देने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक बृजभूषण ने इस मामले में लखनऊ के एसएसपी और डीएम को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। महोबा के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण ने चिट्ठी में लिखा है कि उनके मोबाइल पर किसी आतंकी संगठन के सरगना का फोन आया, जिसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। विधायक ने यह भी लिखा है कि मेरे घर के पीछे मदरसा और मस्जिद है, इसीलिए मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। विधायक बृजभूषण ने एक वीडियो के जरिए मुस्लिमों को धमकी देते हुए कहा था कि यदि उन्होंने राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाया तो हम हज यात्रा भी रोक देंगे। दार्जिलिंग में हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने पड़ोसी देशों के माओवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि दार्जिलिंग में पड़ोसी देशों के माओवादी दाखिल हुए हैं। वो सरकारी इमारतों और अधिकारियों पर हमला कर सकते हैं। एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों की 4 और कंपनियां दार्जिलिंग में तैनात करने का आदेश दिया है। इसका मदद आ रहा है, चीन से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, फॉरेन का डेफिनेटली। एडीजी जो बोले हैं आई डू एग्री विथ हिम, क्योंकि एकदम सही सलामत बोले हैं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद और पूर्व अभिनेत्री रूपा गांगुली ने एक विवादित बयान दिया है। रूपा गांगुली ने कहा है कि बिना ममता की मर्जी के पश्चिम बंगाल आने वाली महिलाओं का 15 दिनों में रेप हो जाएगा। अपने बहुओं को, बेटियों को, भाभीयों को, बीबी को, बस ममता जी का हॉस्पिटैलिटी ना लिए भेज दो बंगाल। देख लो 15 दिन रह गए बगैर बीइंग रेप्ड, तब आके मुझे बताना। रूपा गांगुली बीजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार चुकी है, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया था। एनडीटीवी को मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने के आरोप में बड़ा झटका लगा है। आईटीएटी यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद एनडीटीवी को करीब 1150 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप था कि 2008-2009 में एनडीटीवी ने करीब 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। आईटी विभाग के मुताबिक एनडीटीवी ने एनडीटीवी नेटवर्क यूके के 26% शेयर अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बेचकर जो कमाई की थी वो दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग थी। आईटीएटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दावे को सही माना और एनडीटीवी को टैक्स और पेनल्टी चुकाने का निर्देश दिया है, जो करीब 1150 करोड़ रुपए का है। अभी तो इनकम टैक्स का वही यानी अपराध है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में बदल करके इनकी सारी जो संपत्ति है और उनकी जो एसेट्स हैं उसको अटैच करके केस चलाने के लिए बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ के 62 मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। फर्जी मुठभेड़ के आरोप सेना, असम राइफल्स और पुलिस के अफसरों और जवानों पर है। कोर्ट ने जांच का आदेश देते हुए आर्मी की दलील ठुकरा दी कि मामलों पर सेना की आंतरिक जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की जांच के लिए सीबीआई निदेशक को एक टीम बनाने को कहा है। कोर्ट ने जनवरी 2018 तक सीबीआई से जांच रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने एक पीआईएल पर यह आदेश दिया है। पीआईएल में दावा किया गया है कि साल 2000 से 2012 के बीच मणिपुर में कई फर्जी मुठभेड़ हुई थी। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के संदेह में 5,56,000 नए लोगों की पहचान की है। इन लोगों ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जो धन जमा किए वो उनकी टैक्स प्रोफाइल से मेल नहीं हो रहा है। आयकर विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी के दूसरे फेज में इनकी पहचान की है। इन लोगों को जमा धन पर ऑनलाइन जवाब देने के लिए ईमेल और एसएमएस भेजा जा रहा है। आयकर विभाग ने 1,04,000 ऐसे लोगों की भी पहचान की है जिन्होंने ऑपरेशन क्लीन मनी के पहले फेज में ई वेरिफिकेशन के दौरान सभी बैंक खातों का खुलासा नहीं किया। ऑपरेशन क्लीन मनी के पहले फेज में 17,52,000 लोगों की पहचान की गई थी, जिनमें से 9,72,000 लोगों ने आयकर विभाग को ऑनलाइन जवाब भेजा।